डियर माय डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एसएससी टी पॉइंट पे। चलिए मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम शिवम पांडे और आपके एसएससी टी पॉइंट पे आपकी एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलेंगी। यहाँ पे आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, जो भी इम्पोर्टेंट्स आपके एसएससी एग्ज़ाम्स के सिलेबस से रिलेटेड हैं वो सारी क्लासेस अलग अलग फैकल्टी के थ्रू दी जाएंगी। अगर आप बात करते हैं मेरी कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे जीएस का सिलेबस पढ़ाऊँगा। जीएस में आप मुझसे पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके एंड जनरल साइंस। ठीक है, तो आज मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको सिलेबस की। पहले तो हम जान लेते हैं कि सिलेबस होता क्या है। तो अगर आपको बात की जाए एसएससी एग्ज़ाम्स की, तो आप कहते हैं सर कि एसएससी एग्ज़ाम्स में बेसिकली तो चार जो मैंने मेन सब्जेक्ट बोले वो हो जाते हैं। एक तो हो जाता है आपका मैथ्स, इसके बाद क्या हो जाता है बेटा, इसके बाद आप कहते हैं सर इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश के अलावा रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई बात नहीं। रीजनिंग के अलावा आपका फिर क्या आता है, जीके जीएस का जो सिलेबस आ जाता है। अब इसमें स्टैटिक जीके ले लें, जीएस ले लें, करंट अफेयर्स ले लें, ठीक है, थोड़ा सा कंप्यूटर ले लें, ये सारी चीज़ें आती हैं। माना जाए तो लगभग में सब में 25 क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। ठीक है, तो इक्वल वेटेज है, किसी का कम या किसी का ज़्यादा नहीं है। और प्री और मेंस में दोनों में वही हाल है। ठीक है, चाहे प्री हो या मेंस हो, लगभग में पैटर्न आपका सेम हो गया है। तो अब आप पहले ऐसा होता था कि मान लीजिए कि बेसिकली आप क्या करते थे, मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश पे फोकस कर लेते थे। तो जीके जीएस का सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड होने के रीजन से आपका क्या होता है, थोड़ी दिक्कत होती है कि क्या करे क्या ना करे। लेकिन अब मेंस में पूछे जाने के रीजन से इक्वलिटी आ गई। हो सकता है कि ये तीन आपको क्वालिफाई करा दें, क्वालिफाई कराने में एनफ होंगे, लेकिन आपको एक डिजायर्ड रैंक चाहिए, या जब नंबर ऑफ सीट्स कम हो, जब नंबर ऑफ सीट्स कम हो, तो ये तीन तो सबके स्ट्रॉन्ग है। तो गेम कहाँ से बनती है, गेम बनती है यहाँ से। ये गेम चेंजर है। ये इसमें जो ज़्यादा स्कोर करता है वो अपनी डिजायर्ड पोस्ट लेके जाता है, जिसे कहते हैं ना डिजायर्ड रैंक। तो डिजायर्ड रैंक तो आपको यहीं से मिलेगी, मन चाही रैंक आपको कहाँ से मिलेगी, यही दिलाएगा। ठीक है, तो इसका पढ़ने का कुछ तरीका होना चाहिए। मैं पिछले 4 सालों से इसी फील्ड में, पिछले 4 ईयर से मैं यही काम कर रहा हूँ। मैंने मुखर्जी नगर से लेके, आप मुखर्जी नगर आपको पता है ये दिल्ली में बड़ी फेमस जगह है। मुखर्जी नगर से लेके कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लेके अन अकेडमी, हर जगह पढ़ाया है। और अब मैं आपके साथ यहाँ जुड़ रहा हूँ एसएससी पॉइंट के साथ, ताकि आप तक और अच्छे से पहुंचा जा सके, आपकी चीज़ों को आसान बनाने के लिए एकदम आपके पास तक पहुंचा जा सके, हर एक गरीब बच्चा पढ़ाई को अफोर्ड कर सके, चीज़ें उसके लिए आसान हो जाए। तो उसी माइंडसेट के साथ एसएससी पॉइंट की शुरुआत की गई है, जिसमें कि आपकी तैयारियों को बेहतर बनाया जाए। और इसे धीरे धीरे अलग अलग चीज़ों में मैं बतला रहा हूँ ना कि इस मेरे अलावा भी अदर फैकल्टीज़ मैथ्स की और साइंस की अलग अलग पढ़ाएंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सर मैं आप सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाएंगे। नहीं, जो चीज़ें समझाई जाती हैं, आजकल एक लैंग्वेज चलती है जिसे आप इंग्लिश कहते हैं, हिंदी और हिंदी मिक्स, हिंदी और इंग्लिश मिक्स कहते हैं, जिसे आप कहते हैं इंग्लिश। तो याद रखिए कि कोई भी चीज़ पूर्णतया हिंदी में या पूर्णतया इंग्लिश में पढ़ाना बच्चों में अप्रोच नहीं होती और आपको दिक्कत भी आती है, क्योंकि हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के दोनों के बच्चे होते हैं। तो आपको इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, जिसे आप कहते हैं इंग्लिश। भाई इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा कि अगर कंटेंट इंग्लिश में लिखा है तो उसकी हिंदी भी वहीं पे लिखी जाएगी, और कंटेंट अगर हिंदी में लिखा है तो उसकी इंग्लिश भी वहीं लिखी जाएगी। मिक्स स्लाइड बनाई जाएगी, या कभी कभी सिंगल स्लाइड हो, लेकिन लैंग्वेज आपको मिक्स मिलने वाली है। तो सिलेबस में बात करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। मैं शुरुआत करूँगा इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में अर्थ, जिसे आप कहते हैं हिंदी में अर्थशास्त्र, इससे शुरुआत करूँगा मैं अपने लेक्चर्स की। उसके बाद आपको उसमें कुछ जियोग्राफी मिलेगी। ठीक है, ज्योग्राफी मिलेगी। ज्योग्राफी में आप कहते हैं कि भाई चाहे वो वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो या इंडियन ज्योग्राफी है, दोनों ज्योग्राफी आपको, और इसका स्टैटिक पार्ट भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। क्योंकि जब अलग से स्टैटिक क्यों पढ़ना हर चीज़ को, इवन इकोनॉमिक्स में भी थोड़े बहुत स्टैटिक चीज़ें हर जगह होती हैं। स्टैटिक होता है क्या है भाई, स्टैटिक जीके वही होता है जो वन लाइनर हो, जिसको बहुत थॉरोली नहीं पढ़ना है, बस रट लेना कि हाँ ये अब हुआ था। ठीक है, तो उस तरह की स्टैटिक चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा जनरल साइंस में आपको थोड़ा सा भाई फिजिक्स की नॉलेज, ठीक है, थोड़ी सी फिजिक्स, थोड़ी सी केमिस्ट्री, राइट, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। क्योंकि हम शुरुआत करने वाले हैं इकोनॉमिक्स से, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स का सिलेबस क्या है। किसी भी बच्चे को जब एसएससी की तैयारी कर रहा हो तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए और हम उसको कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं। तो सुनिए,
ठीक है। तो मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, इकोनॉमिक्स का है, ज्योग्राफी है, स्टैटिक जीके है, जनरल साइंस है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, जितने भी एसएससी और उससे पैरेलल जितने भी एग्जाम है, एसएससी और उसके साथ साथ जो भी एग्जाम है, उन सभी की को ये कवर करेगा। टॉपिक केवल एसएससी नहीं, मान लीजिए कोई बच्चा रेलवे देता है, कोई बच्चा स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम देता है, वहाँ पे पूछे जाने वाले सवालों को भी यहाँ कवर किया जाएगा, क्योंकि कुछ टॉपिक क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। जो टॉपिक कॉमन होते हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं कि अलग से प्रिपेयर किया जाए। तो चलिए समझते हैं, पहले आपके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, यूनिट में डिवाइड किया, टोटल 5 यूनिट में मैंने डिवाइड किया इसको, 5 यूनिट में। अब समझते चलते हैं। इंट्रोडक्शन, माइक्रो या मैक्रो, इसे आप सूक्ष्म और वृष्ट कहते हैं, या आप एक तरह से कहते हैं वृहद भी कह लें, अलग अलग शब्द है हिंदी में, ठीक है। इस तरह से आप इसे कह सकते हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप वृहद कहते हैं या वृष्ट वर्ड यूज किया जाता है, अर्थशास्त्र आपको पता ही है। तो इसमें सबसे पहली बात है कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा, 1 से 2 क्लास में आप इसकी क्या जानने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा क्या है भाई, उसकी डेफिनेशन से बहुत कुछ पूछा जाता है। कुछ अर्थशास्त्रियों के नाम जानेंगे, कुछ अच्छे इकोनॉमिस्ट के नाम जानेंगे हम, कि भाई उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि उनका क्या स्टेटमेंट था, जैसे एडम स्मिथ हुए, कीन्स हुए, ओके। ऐसे कई सारे इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे, उनके थोड़ी सी बुक्स के बारे में जान लेंगे कि उन्होंने कौन सी किताबें लिखी हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इकोनॉमी एंड फाइनेंस, ये आपका सबसे बिगर टॉपिक है, यहीं पे सबसे ज़्यादा बिगर एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करूँगा। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर होंगे। कैसे, देख लीजिए, मैं बता देता हूँ थोड़ी डिटेलिंग में। देखिए, यहाँ लिखा है शेयर एंड स्टॉक मार्केट, मतलब यहाँ पे शेयर बाजार से रिलेटेड जितने भी टर्म हैं, ठीक है, शेयर बाजार से संबंधित सभी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। शेयर बाजार में आपको क्या पढ़ना होता है, एक तो 2-3 चीज़ें आप समझते हैं, निफ्टी सुना होगा आपने, अब निफ्टी को निफ्टी ही कहेंगे, हिंदी या इंग्लिश दोनों में, ठीक है। और सेंसेक्स सुना होगा आपने, ये एक तरह के सूचकांक हैं, जिसे आप कहते हैं सूचकांक हैं, जो शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसी के अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कहते हैं, मतलब जब आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो आजकल आपका क्रेडिट स्कोर बताया जाता है। क्या बताया जाता है, क्रेडिट स्कोर बताया जाता है। उसी क्रेडिट स्कोर से पता चलता है कि ये पर्सन लोन लेने लायक है कि नहीं, ये टाइम पे लोन पे करता है कि नहीं। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन डिसाइड करती हैं, कैसे डिसाइड करती हैं। बैंकिंग अवेयरनेस, भाई बैंक में बैंकों का थोड़ा सा इतिहास पढ़ेंगे कि इंडिया में बैंकिंग का इतिहास कैसा रहा है, हिस्ट्री, बैंकिंग हिस्ट्री। फिर आप कहेंगे टाइप्स ऑफ बैंक हमें पता होने चाहिए, शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ बैंक पता होने चाहिए, उनके काम पता होने चाहिए, उनके काम क्या है। इसी में आपका आरबीआई आता है, और आरबीआई की पॉलिसीज हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की जो पॉलिसीज है, जिसे आप मॉनेटरी पॉलिसी या मुद्रा नीति कहते हैं, मुद्रा नीति या मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ से बड़े सारे सवाल आते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आरबीआई की पॉलिसीज वगैरह के बारे में इसी में पढ़ेंगे। रेगुलेटरी बॉडीज में जैसे आरबीआई है, सेबी है, ओके, सेबी है, ईडी है, इन सब के बारे में आपको जानना है कि ये रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या है। और हर एक यूनिट के बाद उस एक लेक्चर पूरा उसी के रिलेटेड होगा कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, क्योंकि कोई चीज़ पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आता है यूनिट 3 में इंटरनेशनल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि भाई आपको पता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के बारे में बात करेंगे आप, ठीक है। WHO है, तो इन सब के क्या पूछे जाते हैं, हेड ऑफिस पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्या पूछे जाते हैं, हेड ऑफिस। अब जब ये आप पढ़ेंगे ना, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपका स्टैटिक पार्ट, ये बेसिकली इसमें जब किसी का हेड ऑफिस याद करते हैं, उसकी स्थापना याद करते हैं, तो ये एक स्टैटिक होता है कि ये बदलता नहीं है, जो जिस टाइम पे बनाया गया, जिस कंट्री में उसका ऑफिस है वो फिक्स है, ठीक है। तो उसका स्टैटिक पार्ट और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसमें काफ़ी कुछ आएगा। शेयर बाजार से रिलेटेड जितने टर्म्स होते हैं, शेयर बाजार क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कितने तरह की मार्केट होती है, ये सब कुछ आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान होने वाली है। इसके पढ़ने के बाद ना, एटलीस्ट जब शेयर बाजार के बारे में कोई बात करेगा ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा अरे ये क्या है, अरे कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स तो मेरा ऐसा मानना है ना कि बच्चों को अपनी जानकारी के लिए पढ़ना चाहिए कि आजकल की दुनिया पूरी इकोनॉमिक्स में चलती है, पॉलिटिक्स से इकोनॉमिक्स रिलेट है।
अगर आप पॉलिटी में इतना इंटरेस्ट लेते, थोड़ी इकोनॉमिक्स में लेंगे, तो आपकी सोच बढ़ेगी और आपको समझने का तरीका बढ़ेगा कि बाजार चलता कैसे है। आगे बढ़ते हैं। ब्रांड अवेयरनेस ज़्यादा नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा तो आपको नहीं पढ़ा जाएगा ब्रांड अवेयरनेस में, क्योंकि ये बेसिकली एसएससी एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं करंट अफेयर्स की तरह। ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स में पूछ लिया जाता है कि किसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो थोड़ा सा आपका यहाँ पे ये कवर होगा। लेकिन ये अगर कोई बच्चा CUT एग्ज़ाम्स दे रहा है और वो उसमें कुछ कन्फर्म यूनिवर्सिटीज़ में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और थोड़ा सा आपका करंट अफेयर। हाँ, ये जो बिगर इंडस्ट्रीज़ है, नवरत्न और महारत्न कंपनियां हैं हमारे यहाँ, नवरत्न और महारत्न कंपनियां हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। 5 ईयर प्लानिंग सबसे ज़्यादा भाई, पंचवर्षीय योजना से लगभग में अगर कोई भी एग्ज़ाम हो रही है एसएससी की, तो किसी ना किसी सेट में पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन जरूर आता है। इस बार भी एग्ज़ाम में आया था, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना तो कभी नहीं भूलनी चाहिए। 12 हैं, लेकिन आपको 12 इतने अच्छे से शॉर्ट ट्रिक से लर्न कराई जाएगी। इसमें आपको इतनी डिटेलिंग नहीं, आपको शॉर्ट ट्रिक से लर्न कराई जाएगी और आपको याद रहेगा, इससे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं जब मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। पुअर्टी, गरीबी से रिलेटेड, और गरीबी है तो केवल पुअर्टी के टाइप्स पढ़ना है, टाइप्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और उसमें पुअर्टी लाइन पढ़ना है। पुअर्टी लाइन, गरीबी रेखा क्या होती है, गरीबी रेखा को गरीबी हटाने के लिए सरकार के प्लान क्या है, गरीबी हटाने के लिए सरकार के प्लान क्या है, उसकी पॉलिसीज पढ़नी है। गवर्नमेंट के लिए सरकारी प्लान जितने हैं वो हमें पढ़ना है, सरकार की सरकारी नीतियों के बारे में जानना है, और इससे ज़्यादा पॉवर्टी नहीं जाननी। पॉवर्टी में क्या जानना है, गरीबी क्या होती है, गरीबी की मेजरमेंट्स क्या हैं, टाइप्स कितने हैं, और सरकारी नीतियाँ क्या हैं। इसके अलावा बेरोजगारी के प्रकारों को पूछा जाता है कि इसके टाइप्स क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, कारण तो आप सबको भी पता है, और इसको रिमूव करने के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं, तो वो योजनाएं पूछी जाती हैं। योजनाओं से बड़े ज़्यादा सवाल आते हैं। एक पूरा लेक्चर ही मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट योजनाओं के लिए, तो चीज़ें आपकी समराइज हो जाएंगी उसमें। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हमें करनी ही करनी है, उसमें कोई दो राय नहीं। यूनिट 5 में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की बात की जाती है, गवर्नमेंट स्कीम्स की। मैंने कहा ना, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसीज़ बनाई, क्या स्कीम्स बनाई, क्या इनिशिएटिव लिया किस सेक्टर में, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके इकोनॉमिक्स को बेसिकली, और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लासेस की सेशन होंगी, और इस तरह से क्या होगा, आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस अर्थशास्त्र का खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप बैंक के भी एग्जाम देते हैं, बैंकिंग की इकोनॉमिक्स अलग होती है, हालांकि उसमें थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा पूछा जाता है। आप जो यहाँ पे पढ़ोगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे। मैक्सिमम टॉपिक किसके बेटा, मैक्सिमम जो मेन टॉपिक है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माइक्रो नहीं आएंगे, थोड़ा सा आएंगे। जैसे इसमें डिमांड और सप्लाई मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिमांड एंड सप्लाई माइक्रो का पार्ट हो जाता है यूनिट 1 में, तो आपको डिमांड, मांग और सप्लाई जो माइक्रो का हिस्सा है उसको थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच से क्वेश्चन आता ही आता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं कि केवल माइक्रो है, कुछ चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी हैं, वो जब मैं आपको समझाऊंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है पहले इंट्रोडक्शन के लेक्चर में, तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे, कौन सा टॉपिक हमारा सूक्ष्म में आ जाता है और कौन सा लघु में आ जाता है, ठीक है। तो यही इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। अब हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आते ही आते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब सोचिए कि 2 से 3 क्वेश्चन, अब बच्चे क्या करते हैं, इसको स्किप करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं समझ में नहीं आता। अरे समझ में तब आएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। आप सोच रहे हो सर इतना लंबा सिलेबस 2 से 3 क्वेश्चन के लिए, बेटा ये जीके, इसमें ऐसे ही मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि यही 2-3 क्वेश्चन कई बच्चों को नहीं आता। आप सोचो ना 2-3 क्वेश्चन कह रहे हो, अरे यही मान लीजिए आपको ना लाखों की रैंक आगे बढ़ाएगा, लाखों में आपकी रैंक ऊपर करेगी, हजारों में। अगर आपके 3 क्वेश्चन सही हो गए, सामने वाले के 3 छूट गए। कुछ तो जनरल हैं जो आते ही आते हैं, और यही प्री में है, यही मेंस में है। अगर आप मेंस में बात करते हैं तो मेंस में तो आपकी नौकरी का सवाल होता है, वहां आप किसी भी एक क्वेश्चन से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारे नोट्स अच्छे रहेंगे, हमसे कोई सवाल नहीं छूटेगा, चीज़ों को पढ़ने का तरीका अच्छा रहेगा तो क्यों ही छूटेगा। तो इसी के साथ ये था आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस। जब ज्योग्राफी के लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो मैं आपके ज्योग्राफी के लेक्चर्स को भी पूरे सिलेबस को इंट्रोड्यूस करूंगा। फिलहाल हम इकोनॉमिक्स से शुरुआत कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स के लेक्चर पढ़ते चलिए और समझते चलिए। मेरे साथ इस सफ़र में आप और मैं मिलके कुछ नया करेंगे, कुछ हटके करेंगे, और आपकी सफलता में मेरा हाथ रहे, इससे बढ़िया और क्या चाहिए। एक टीचर के लिए यही सब कुछ है। तो बने रहिए SSCT पॉइंट के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीवन।